में या मज़े लेने में, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में हम अपने टाइम्स बिताते हैं, लेकिन आप में उसी टाइम पे ही मैच्योरिटी आ गया था। मैंने पहले पापा को बोला नहीं कि मैंने बुक लिखा है, उसको पब्लिश करना है बोल के, लेकिन मैंने बोला कि मुझे कुछ बुक्स खरीदने हैं तो मुझे पैसे चाहिए बोल के। फिर इसमें इस बुक में मैंने जो मतलब एक थाउट टाइप का था कि हाँ, एक हाईली रिलीजियस लड़का और एक मतलब मॉडर्न टाइप की लड़की, अगर ऐसा मतलब उनका अगर कोई रिलेशनशिप टाइप का चले तो कैसा होगा। लगा कि मुझे खुद पढ़ने में बोर हो रहा हूँ तो दूसरों को क्या लगेगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा फिक्शन टाइप में लिखने की कोशिश की, जिसमें एक दादाजी अपने पोते को कहानी सुना रहा हो, कहानी के तौर पे सुना रहा होता है कि हो क्या रहा है, हुआ क्या था, क्यों हुआ, किसलिए हुआ, अब क्या होगा वह। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। सलाम जुले नाजरीन, आज के रूबरू के इस एपिसोड में हमने एक जवान ऑथर को लिया है जिन्होंने अपने कम उम्री में ही 2 किताबें पब्लिश किए हैं। ऐसे उम्र में जब बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते हैं, जैसे कि हमने देखा है, लेकिन इन्होंने इतनी कम उम्र में ही 2 किताबें पब्लिश किया है। इनका नाम है अब्बास अली। अब्बास अली, हम आपको हमारे स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास अली, आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ लद्दाख टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपना विचार आपके सामने रख सकूँ। तो मेरा नाम अब्बास अली है, मैं युलजुक तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ JNV कारगिल में। अभी आपने कहा कि आप पढ़ते हो, तो जैसे कि हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसी में हम सोचते हैं कि हम इसी में करियर बनाएंगे। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और वो क्यों है वो आपका फेवरेट? मेरा स्पेसिफिक कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है का साइंस और इंग्लिश में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि साइंस में तो मेरा मतलब मुझे अपना एम टाइप का कि मुझे फ्यूचर में कोई स्ट्रीम वगैरह लेना हो, तो मुझे मेडिकल में थोड़ा सा शौक है, इसीलिए मुझे साइंस बहुत मतलब अच्छा लगता है। और इंग्लिश में तो मुझे मतलब पर्सनल हॉबीज़ और इंटरेस्ट है, जैसे लिखना, मेरा मतलब इंग्लिश में स्टोरीज लिखना इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे इंग्लिश पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपने 2 किताबें पब्लिश किए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, हमारे ऑडियंस को नहीं पता कि हमारे करगिल में भी एक यंग ऑथर है जिन्होंने 2 किताबें पब्लिश किया है। तो आप अपने इस 2 किताब के बारे में, हमारे नाज़रीन के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। मैंने जो 2 किताबें पब्लिश किए कि ये लद्दाख सन्स इन स्ट्रगल और बिटवीन टू प्रेयर्स, ये जो दोनों बुक्स हैं मैंने रिसेंटली 2025 में ही पब्लिश किए थे। लद्दाख सबसे पहले मैंने ये बिटवीन टू प्रेयर्स वाला पब्लिश किया था, जिसमें मैं मतलब फिक्शनल, जिस तरह मुझे लिखना, मतलब मुझे फिक्शन स्टोरीज लिखने का मतलब शौक था, तो मैंने सोचा कि मतलब जो शौक है उनको पब्लिश करके उसको थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके सेल करने के लिए मैंने इसको पब्लिश किया था 2025 में। और इसी के मतलब तैयार तो दोनों थे, तो उसके बाद मैंने पिछले महीने ही मैंने ये लद्दाख सन्स इन स्ट्रगल वाला बुक पब्लिश किया था, जिसमें लद्दाख के जो स्ट्रगल्स किए थे, लद्दाख का फ्यूचर मतलब और लद्दाख का पास्ट भी हल्का से इसमें झलक मतलब बताया गया है। मतलब आपने इसमें किस तरीके से लिखा है? मैं जिस तरह लिखता हूँ, मुझे मतलब फिक्शन लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे कि मैंने ये बिटवीन टू प्रेयर्स लिखा था और मैंने 2 बुक्स भी ड्राफ्ट करके रखे थे, मतलब उनका फर्स्ट ड्राफ्ट लगभग कंप्लीट था। वो था आई लव देयर जजमेंट और इकोज ऑफ योर टच करके। उनको मैंने पब्लिश नहीं किया था क्योंकि वो फुली कंप्लीट भी नहीं था, एडिट भी नहीं किया था, और ऊपर से उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस भी ज़्यादा लग रहा था, दोनों का हल्का सा स्टोरी थोड़ा सा सेम भी लग रहा था। तो उनमें से, उन तीनों में से मुझे लगा कि एक को ही पब्लिश करने का सोचा था, तो मैंने बिटवीन टू प्रेयर्स को पब्लिश किया था। फिर इसके बाद मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है लिखने का, मुझे फिक्शन नोवेल लिखने का शौक है और पढ़ने का भी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अचानक से हिस्ट्री लिखना या फिर हिस्ट्री और सोशल वगैरह वो सब लिखना पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे भी बोर टाइप का लगने लगा। फिर मुझे जब लगा कि मुझे खुद पढ़ने में बोर हो रहा हूँ तो दूसरों को क्या लगेगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा फिक्शन टाइप में लिखने की कोशिश की, जिसमें एक दादाजी अपने पोते को कहानी सुना रहा हो, कहानी के तौर पे सुना रहा होता है कि हो क्या रहा है, हुआ क्या था, क्यों हुआ, किसलिए हुआ,
अब क्या होगा बोल के मतलब पूरा एक्सप्लेन किया इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। इसी मतलब पूरे बुक में मैंने लद्दाख की कुछ हिस्ट्री से लेके जो रिसेंटली स्ट्रगल हुआ था लद्दाख का, जो सर सोनम वांगचुक ने लीड किया था, उनका भी थोड़ा पूरा डिटेल है। और सर सोनम वांगचुक कौन थे उसके भी बारे में भी थोड़ा है। और लद्दाख का अगर ऐसे चलता अगर रहा तो क्या होगा, अच्छा, वो prediction सब किया हाँ है। वो थोड़ा सा लिखा है कि अगर लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल ना मिला और ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो सकता है बोल के। तो आपने ये लिखने से पहले हिस्ट्री रीड किया होगा? मैंने बहुत सारे मतलब रिसर्च मतलब किए थे इंटरनेट पे, क्योंकि अभी एक्सेसिबल है ना, इजीली एक्सेसिबल है कि अगर अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो आसानी के साथ मिल जाता है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है अभी के टाइम पे कि हम आसानी के साथ ला सकते हैं। अब बिटवीन टू प्रेयर्स आपने ये टाइटल रखा है, इसमें किस चीज़ के बारे में आपने कहा है? इसमें मैंने फिक्शन लिखना मेरा एक पहले से ही बहुत इंटरेस्ट टाइप का था, हॉबी टाइप का। मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं ऐसे ही मतलब जो दिमाग में ऐसे कहानी चलती रहती है वो ऐसे मतलब लिख लेता हूँ हल्का सा। चाहे पहले मैं जब लिखता हूँ तो ग्रामर वामर का कुछ इंग्लिश का सोचता नहीं, जो मन में आया ऐसे लिख दिया। फिर बाद में उसको रिफाइन करके पॉलिश करके उसको ठीक से लिखना। इसमें इस बुक में मैंने जो मतलब एक थाउट टाइप का था कि हाँ एक हाईली रिलीजियस लड़का और एक मतलब मॉडर्न टाइप की लड़की, अगर ऐसा मतलब उनका अगर कोई रिलेशनशिप टाइप का चले तो कैसा होगा बोल के मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा। और अपने यूथ के बारे में, क्योंकि यूथ अभी का यूथ जो है उसमें थोड़ा सा ये भी खामी है कि वो लोग ऐसे ही एक पल के उसको मतलब रियल में रिलेशनशिप समझ के थोड़ा सा सीरियस लेने लगते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया है कि मैच्योरिटी क्या है, मतलब फेथ के बारे में और फेथ डेस्टिनी और फेथ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया मैंने इन दोनों पे। ओके, वेरी नाइस। आपने छोटी उम्र में इतना मैच्योरिटी दिखाया है अपने इस पब्लिकेशन में। आपने 2 बुक पब्लिश किए हैं, तो क्या इस पब्लिकेशन में आपको कोई मदद मिला या आपने कैसे इसको पब्लिश किया? पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था कि मदद भी मिल सकती है बोल के। मुझे लगा कि पहले से आखिरी तक मुझे खुद करना होगा, मेरे साथ कोई होगा भी नहीं, मुझे पूरा जो सफ़र है वो अकेले ही तय करना होगा। जब मैंने पहले उनको पब्लिश किया था मैंने KDP पे सिर्फ ई बुक के फॉर्मेट में, और वो भी फुल एडिटेड नहीं था ना, मतलब वो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट। मुझे लगा कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वही अपना बुक बन गया है। अच्छा। लेकिन और मैंने उसको पब्लिश भी किया था KDP पे और गूगल प्ले स्टोर पे भी, मतलब ऐसे बिना रिफाइन किए बिना पॉलिश किए। बाद में मैंने मतलब थोड़ा सा ऐसे किया, रीच किया। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि वो एक ऑथर को जानती थी ले से, फिर वो एक मैम थी पद्मा मैम बोल के, उन्होंने फिर मैंने उनको से मतलब उन्होंने गाइड किया कि बुक को ऐसे रिफाइन करने का भी होता है, इसको पूरा पॉलिश करके फिर इसके बाद इसको एडिट करके उसको पेपर बैक फॉर्मेट में भी ला सकते हो बोला। फिर इसके बाद तो 2 टाइप के पब्लिशिंग फॉर्मेट होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और एक सेल्फ पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में हम एक पब्लिशिंग हाउस को रीच करके वहाँ पे उनको रीच करने का होता है, फिर वो खुद पब्लिश करेंगे, उनको वो सब एडवर्टाइजमेंट सेल करना सब हम वो खुद करेंगे, लेकिन उसका रॉयल्टी कुछ % ही मिलता है या फिर बहुत कम ही मिलता है, मतलब 5% ही मिलेगा प्रॉफिट में। तो और उनका रिप्लाई आने का चांस भी बहुत कम है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें पहले उस कंपनी को एक एप्लीकेशन टाइप का लिखना होता है, फिर उसमें अपने कुछ चैप्टर्स भी और बुक का समरी टाइप का देना होता है, फिर वो पूरे उसके एडिटर पे कि उसको पसंद आएगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि सेल्फ पब्लिशिंग ही क्यों ना की जाए, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग में क्या था कि सब कुछ अपने पे डिपेंड है, हर चीज़ खुद करेंगे। फिर इसके बाद किसी भी तरह से प्रिंट करके सेल करना, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सब अपना खुद को करना है। फिर इसके बाद मैंने किया था, फिर मैम ने बोला कि इसको मैंने वो सेल्फ पब्लिशिंग की थी लेकिन ई बुक फॉर्मेट में की थी। उन्होंने बोला कि सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस भी होते हैं जिसको तुम रीच करो बोल के। फिर मैंने एक कंपनी था नोशन प्रेस करके, उसको रीच करके वहाँ से पब्लिश की थी। तो पब्लिशिंग के टाइम पे पहले मुझे मतलब किसी का सपोर्ट तो था नहीं, मैंने खुद से पहले पापा को घुमा फिरा के बोला। मैंने पापा को डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे ऐसे बुक पब्लिश करना है बोल के, क्योंकि वहाँ पे पहले एक सम ऑफ अमाउंट वहाँ पे पब्लिश करने के लिए पे करने उनको होता है उनको। फिर इसके बाद वो प्रिंट ऑन डिमांड पे, यानी कि जितना डिमांड करोगे वो खुद प्रिंट करके सब कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट वो सब खुद पे। तो मैंने पहले पापा को बोला नहीं कि मैंने बुक लिखा है उसको पब्लिश करना है बोल के, लेकिन मैंने बोला कि मुझे कुछ बुक्स खरीदने हैं तो मुझे पैसे चाहिए बोल के। फिर उसके बाद किसी भी तरह से मैंने घुमा फिरा के उनसे पैसे वो करके पहला बुक मैंने पब्लिश कर दिया। फिर इसके बाद मुझे पता चला, फिर बाद में मैम ने बोला कि वो मिल सकता है हेल्प के लिए, DIPR के ऑफिस में जाओ, वो लोग हेल्प करते हैं बोल के ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने रीच किया था, फिर मैंने DIPR के ऑफिस में एप्लीकेशन भी किया था। तो एक बार मैं छुट्टी से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की और फिर हॉस्टल में जाके वहाँ पे स्टॉप हो गया। वहाँ पे फिर छुट्टी जब मिली तो मैं वापस आके उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो रिव्यू के लिए उन्होंने भेजा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने मतलब
ऑनेस्टली वो किया था। तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट के थोड़ा सा हल्का सा वो था कि गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था बोल के। और मीडिया पे भी हल्का सा वो किया था, क्योंकि नेशनल मीडिया ने बिल्कुल भी जो किया था वो मैंने सब लिख दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो वो लोग खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने फिर वहाँ से जब आ रहा था, जब मैं उसी यहीं पे करगिल में था, तो रूम पे जाते समय मैंने पापा को कॉल किया, बोला कि मैंने इस बार एक बुक लिखा है। मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि जब मैंने DIPR के ऑफिस में पब्लिश करने के लिए गया था, उससे कुछ एक आध दिन ही पहले वो मेरा जो पहला बिटवीन टू प्रेयर्स वाला ये वाला बुक है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू घर पहुंच गया था। अच्छा, पापा ने पूछा बुक कुछ है? हाँ, पापा को तब पता चला, उससे पहले पता नहीं था पापा को। फिर इसके बाद पापा ने बोला कि हाँ, फिर पापा ने बोला कि तुम कर दो, मैं पे कर दूंगा बोल के उन्होंने ऑनलाइन पे किया। तो आप जो बुक लिखते हैं तो रिव्यू के लिए क्या आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं? रिव्यू मैंने टीचर्स को आज तक बताया नहीं कि मैंने बुक पब्लिश किया बोल के। एक दो टीचर्स को ही मतलब पता है। आपके टीचर्स को ही पता नहीं है कि टीचर्स को भी आपने नहीं बुक्स मालूम और publish किया? मेरे विलेजर्स को भी नहीं मालूम, मैक्सिमम को नहीं मालूम, मेरे बस फैमिली को मालूम है और मेरे क्लासमेट जो है फ्रेंड्स। रीजन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना। अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मैंने ये लिखा है वो लिखा है बोल के, बस करता जाऊँ। क्योंकि ये मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मुझे मतलब इससे कि इसको फ्यूचर टाइप का बनाना, मतलब हॉबी है, इसीलिए हॉबी के तौर पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो बताया ही नहीं मैंने आज तक। तो ये राइटिंग का जो पैशन जो है कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? क्या आप बचपन से ही लिखते थे या खुद सोचते रहते थे? 5th क्लास से मैंने लिखना शुरू किया था, हल्का सा, वो भी इतना नहीं लिखता था। 5th के एंडिंग में मैं एक हॉस्टल में था सिम शुरू करके, सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट शुरू। वहाँ पे हमें मतलब 2-3 महीने के लिए हॉस्टल में रखा था। उस टाइम पे था कि जब हॉस्टल में सब काम हो गए और ऐसे ही लेटे नींद के लिए, लेकिन कुछ नींद आया नहीं, लेकिन ऐसे दिमाग में ऐसे थॉट होते रहते ना, दिमाग में ऐसे थॉट आते रहते, इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा लिखते हैं। ऐसी जो मतलब उस टाइम पे इंग्लिश भी ऐसी थी, जैसे मैं अभी अगर मेरा कोई डायरी वायरी टाइप का मिले और मैं खुद पढ़ूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा था वो। ऐसे मतलब ऐसे ही लिखता गया मैं। फिर मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्टोरी लिखना है बोल के, जो दिमाग में आता था वही लिखता था, मैं स्टोरी भी नहीं लिखता था। तो फिर जब मैं JNU करगिल में आया तो वहाँ पे शेड्यूल में क्या होता है कि लंच के बाद से रिमीडियल होता है 3:30 बजे रिमीडियल, उस बीच में थोड़ा टाइम होता है, उसमें वो बच्चे मतलब हम सोते हैं, मैक्सिमम टाइम हम सोते हैं। और कभी कभार जब नींद नहीं आई थी तो मैं लिखता था मतलब उस टाइम पे। और होमवर्क लिखने का मन नहीं करता तो सुपरविजन टाइम 1 घंटा होता है, सुपरविजन टाइम में वहाँ भी मैं ऐसे ही अपने थॉट्स लिखता था। फिर मुझे लगा कि छोटे छोटे कहानियों का थोड़ा सा लिखते हैं अपने दिमाग से, ऐसे मैं ऐसी कहानी लिखता था। बीच बीच में तो कहानियों में लॉजिक भी नहीं होता था कि क्या लिखा है बोल के, लेकिन हाँ लिखता था, ऐसे ही लिखता जाता था। बाद में मैंने शायद 7th 8th क्लास में थोड़ा सा मतलब लिखना शुरू किया था कहानी। एक बुक को ऐसे लिखते ही गया मैं, ऐसे ही लिखता गया। फिर 8th के एंडिंग 9th में स्टार्टिंग ऐसा लगभग उसी टाइम पे मैंने मतलब थोड़ा सीरियस होके ऐसा मतलब मैं सोचा नहीं था कि मैं पब्लिश करूंगा बोल के। फिर मुझे लिखना था, लेकिन एक बुक लिखना का आइडिया कैसे आया? पब्लिकेशन का आइडिया मुझे मतलब ऐसे ही आजकल के यूथ में एक ट्रेंड टाइप का, मतलब उनकी मेंटेलिटी भी ऐसा कुछ पहले की तरह नहीं है कि मतलब हाँ जॉब करेंगे फिर इसके बाद पैसे कमाएंगे बोल के। आज 90% से ज़्यादा बच्चे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केटिंग उनसे कमाना चाहते हैं। मतलब वो लोग ये नहीं चाहते कि 8 से 4 की नौकरी करें और परिवार चले, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी एडोलसेंस का वो चढ़ा, मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केटिंग करूँ, ट्रेडिशनल वो सब करूँ, ट्रेडिंग वगैरह। लेकिन कुछ पल ही नहीं पड़ा, मेरा कुछ हुआ नहीं। मैं मतलब सोचा था कि हाँ मैं भी वो डीमेट अकाउंट बना के वो करूँगा, लेकिन डीमेट अकाउंट बनाने के लिए 18 प्लस होना चाहिए था, पापा का वो परमिशन मिलता नहीं। तो मैंने सोचा किस तरह से किया जाए। मैंने बहुत सारे वो ट्राई किए थे। मैं पहले मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस, मुझे प्लांट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब इसीलिए मैं प्लांट्स के बारे में ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग भी लिखता था। अच्छा। मैंने ब्लॉग भी लिखे और फिर इसके बाद मैंने वो यूट्यूब वीडियोस भी बनाता था। मैं अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल में मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब कुछ नहीं है ये, बस धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का सा मैच्योरिटी आया कि हाँ ये सब ऐसा नहीं होता जिस तरह हम सोचते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत रखते थे हम कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे अर्ली एज में कमाना शुरू करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का थोड़ा सा चुल टाइप का था। फिर इसके बाद मैं प्लांट्स के बारे में लिखता था ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि प्लांट्स के बारे में ही क्यों ना मैं बुक लिखना शुरू करूँ एज अ हॉबी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अपने इस हॉबी से पैसा क्यों नहीं कमाया जाए,
क्योंकि मुझे उस टाइम पे मतलब हमें था कि हाँ कमाना है, किसी भी तरह से कमाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। लेकिन मैंने सोचा कि लिखूं, लेकिन उस टाइम पे मैं सीरियस हो गया लिखने के लिए। मैंने बहुत लिखा, मैंने 8 क्लास में, खासकर 8 और 9 क्लास में बहुत लिखा, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा। फिर इसके बाद जब भी मैं घर जाता था तो बहुत ज़्यादा लिखा था। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे खुद की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती थी इस चीज़ में। और घर पे जाके मोबाइल में से टाइपिंग करता था, और ऊपर से बीच में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाते, कभी इंस्टा में पहुँच जाते हैं वैसे क्लासेस में, और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी, तो नहीं हो पा रहा था। फिर इसके बाद मैंने मतलब किसी भी तरह से पापा को कन्विंस करके एक लैपटॉप मांगा था, पापा ने दिला दिया। इसीलिए उसमें फिर इसके बाद मैंने मतलब धीरे धीरे शुरू किया था लिखना। फिर सीरियस होकर मैंने लेकिन वो लैपटॉप में पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद जो पब्लिश करने के बाद जब मैम ने बोला कि इसको पब्लिश करने का, फिर मैंने 3 महीने में जो बुक्स इन दोनों का 3 महीने में मैंने पूरे दोनों का एडिटिंग वगैरह, एक्नॉलेजमेंट सब कंप्लीट करके, और वो सब चीज़ों का कवर वगैरह सब कंप्लीट करके मैंने जनवरी फरवरी में मैंने ये वाला सब पब्लिश कर दिया था। कभी कभार जैसे कि हम लिखते हैं तो हमें एक डर आता है कि अगर मैं लिखूं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वैसा डर लगता था। जब मैंने ये लिखा था मुझे लगा कि ऐसे मेरे दोस्त जैसे चिढ़ाते थे, गवर्नमेंट आके पकड़ के ले जाएगी जेल में डाल। लेकिन हाँ सोचा था कि कुछ नहीं होगा, कि क्या कर लेंगे बोल के, ऐसे मतलब। अच्छा ठीक है। तो ये आप लिखने का ये सारा इंस्पिरेशन कैसे आया? आपका फेवरेट ऑथर कौन है? एक स्पेसिफिक फेवरेट ऑथर या फिर स्पेसिफिक इंस्पिरेशन नहीं है हमारा। मतलब जो लिखने का, मेरा जो पब्लिश करने का भी एक बूस्ट टाइप का, जब मेरा जो मोटिवेशन था उसमें एक मोटिवेट करके बूस्ट टाइप का करने वाला काम भी सर अजहर अली बशारत ने किया था। वो एक दिन हमारे स्कूल में आए थे, तो मुझे पहले पता चला कि हाँ हमारे करगिल में भी एक पद्मश्री अवार्डी है। तो उनसे इंस्पिरेशन ली, और फिर मैंने उनके बारे में मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया। तो उनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कि जब उनके क्लासमेट्स या फिर उनके जो बेंचमेट्स होते थे, वो लोग सिगरेट्स वगैरह पे, खाने पे ऐसे पैसे बर्बाद करते थे, तो उस टाइम पे वो न्यूज़पेपर्स ला के पढ़ते थे। तो मैंने सोचा कि जब वो ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा कुछ लगा कि हाँ मतलब अपने जो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ हल्का सा एक आध सेविंग्स भी कर ले। इसी तरह से हमने वो किया था। जैसे कि इस एज में ये एक ऐसा एज है जिसमें हम खेलने कूदने में या मज़े लेने में, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में हम अपने टाइम्स बिताते हैं, लेकिन आप में उसी टाइम पे ही मैच्योरिटी आ गया था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब कुछ। तो आपकी बुक्स में भी अगर हम देखें, तो आपकी पब्लिकेशन में अगर हम पढ़े, तो जो बुक्स आपने पब्लिश किया है, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखने को मिलता है, जो आमतौर पर यंग एज के बच्चों में नहीं होता। तो ये मैच्योरिटी आपने कैसे? ये सब अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो ये सब बुक्स पढ़ने का हुआ, क्योंकि मेरा एक दोस्त था नबी, और बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ना मतलब मैं अपने हिसाब से भी बोलता हूँ, और मुझे लगता भी है कि हाँ अगर बुक्स पढ़ोगे तो मतलब किसी भी तरह का हो, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, ऐसे फालतू हो, कहानी हो। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना ये क्या फालतू बुक्स पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, ऐसा पढ़ो। एक तो टेक्स्ट बुक में दिमाग मन भी नहीं लगता, और ऊपर से पढ़ते भी नहीं है। इंग्लिश सीखने का सब वन ऑफ द बेस्ट तरीका अगर होगा तो कोई वो होगा बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना। मतलब नॉवेल्स पढ़ने से एक इंस्पिरेशन टाइप का मिलता है, और थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आती है हाँ कि असल में लाइफ कैसे वर्क करता है, क्या होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें मतलब देखने को मिलता है। और मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता था, चेतन भगत ऐसे ऑथर्स का, तो बहुत सारे इंस्पिरेशन भी थे मेरे। तो उन्हीं से मैंने मतलब मैच्योरिटी तो उन्हीं बुक्स से मिली है बस। आगे क्या करने का शौक है? और किताबें पब्लिश करना है या और कुछ, या अभी कुछ लिख रहे हैं? अभी लिख रहा हूँ। एक बुक मैंने रिसेंटली शुरू किया था, क्योंकि जो जिस टाइम पे मतलब मन करे कि लिखने का हाँ लिख लेते थे, तो मैंने सोचा था कि 10th क्लास में मतलब थोड़ा सा जितना हो सके कम ही लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी है। और अच्छा। इसीलिए लेकिन मैंने रिसेंटली शुरू किया था एक चैप्टर, एक बुक नाम मैंने सोचा था व्हेन द सायरन स्माइल्स बोल के, क्योंकि मैं जब ये सब मैंने फिक्शन लिखा था, उसमें मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को मिक्स करके करना चाहता था। क्योंकि जो मैंने फील किया था उस टाइम पे, जब वो हुआ था ना कारगिल और इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिसेंटली, उस टाइम पे हमारे स्कूल में मतलब ऐसे मतलब इवेंट्स हुए, जो कि मैं सोचता हूँ कि मैं लिख के दूसरों को पढ़ाऊँगा तो वो भी मतलब खुश हो जाएंगे, वो भी पढ़ने के लिए हाँ है बहुत मज़ेदार है।
तो मैंने सोचा कि उनको भी मतलब बुक्स में वो कर दे, और उसमें मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी लिखा है, क्योंकि सिर्फ वो वॉर ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वो खुम्बाथांग में वो आर्मी कैंप के सामने भी है। तो वहाँ पे आर्मी कैंप में जब सायरन बजता था तो हमारे क्लास के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, जूनियर सीनियर, उन सब का रिएक्शन जो था वो एक नोटेबल था। तो उन सबको नोट करके एक बुक लिखने का सोच रहा हूँ। लिख 2 चैप्टर लिखा है अभी, लेकिन हाँ सिर्फ शुरुआत ही की है, क्योंकि भी बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। तो लास्ट में आप अपने उम्र के बच्चों को, या जो अपने हम उम्र है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि आगे क्या करना चाहिए आजकल के टाइम पे? जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हम सोशल मीडिया में ही स्पेंड करते हैं, तो इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? इतना तो मैं भी वो नहीं हूँ कि मैं मतलब लोगों को बोलने लग जाऊँ, लेकिन अपने उम्र इतना तो मैं मतलब बता सकता हूँ कि मतलब बेस्ट चीज़ अगर कुछ है अगर टाइम पास करने के लिए, तो बुक्स पढ़ना, जैसे नॉवेल्स, किसी का भी, कोई सा भी हो, कोई जनर का भी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, यंग एडल्ट हो, कुछ भी हो, मतलब पढ़ो, क्योंकि उसमें एक तो इंग्लिश स्पीकिंग का और इंग्लिश जो लर्निंग वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और ऊपर से हम टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया भी एक तरफ कौन है अगर, तो एक तरफ प्रोस भी है, क्योंकि उनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से पूरा दूर ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे लेकिन अच्छे लोगों को और जो इंस्पायरिंग लोगों को, उन सबको फॉलो करो, जो चीज़ कुछ नया सिखाने के लिए, जो नया वो करने के लिए, ऐसे ही मतलब कुछ भी, मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाता है सोशल मीडिया पे, उन सबको फॉलो ना करके जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि हाँ फ्यूचर में अगर है तो वो करेंगे, बस। आजकल के दौर में जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, तो रिसेंटली हमने कश्मीर में भी देखा कि जो ओल्ड बुक स्टोर है वो क्लोज हो रहा है। दिल्ली में भी हमने देखा, न्यूज़ में आया था कि जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे थे वो भी क्लोज होने के दर पे। तो ऐसे दौर में आप क्यों उस फील्ड की तरफ दौड़ रहे हैं? ये नहीं है कि अगर मतलब सोशल मीडिया आ गया, ई बुक्स आ गए, तो बुक्स का सोल्ड होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब टेलीविज़न आया था तो लोगों ने बोला था कि थिएटर्स पूरा ठप हो जाएंगे, थिएटर्स का धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि सारे लोग घर पे बैठ के वो मूवीज़ देखेंगे वगैरह। लेकिन थिएटर भी ठीक ठाक चल रहे। उसी तरह होते हैं कि जो असल में जो नॉवेल्स, अगर आप किसी नॉवल पढ़ने वाले से अगर मतलब जाके गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नॉवेल्स क्यों पढ़ते, तो वो लोग बोलेंगे, अगर उसको आप एक नॉवल और एक ई बुक का, बहुत सारी ई बुक्स होंगे ना, वो नॉवल ही चूज़ करेगा। क्योंकि पर्सनली अगर जो पेज फ्लिप करके पढ़ने में जो मतलब नॉवेल्स में मज़ा है, मतलब नॉवल सिर्फ हम ज्ञान के लिए या फिर उसके लिए नहीं, नॉवल पढ़ने में एक अलग ही दुनिया, अलग ही मज़ा है, मतलब अलग उसको पेज फ्लिप कर करके पढ़ने में खुद अलग ही मज़ा आता है। इसीलिए तो जो इसका टेस्ट है वो जो लोग पढ़ते हैं, जो एक पूरा एक वर्ल्ड टाइप का है, मतलब उनका दुनिया अलग है, ऐसा आप मान सकते हो कि जो नॉवेल्स पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले, वो जो ना पढ़ने वाले, वो जो पढ़ने वाले, उनका दिमाग कभी मतलब समझ ही नहीं पाएंगा कि वो कैसे लोग हैं, क्या 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 बोल के, ऐसे अजीब लोग है बोलते हैं लोग कि हाँ ये लोग क्या ये पढ़ते रहते हैं बेकार में। पहले मैं भी बोलता था ये क्या बेकार में, मुझे अपना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना आता, ये क्या पढ़ूंगा बोल के। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि अभी बहुत सारे बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स बोल के बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है बहुत सारे, तो लोग बोलते हैं कि यार मुझसे तो बेस्ट सेलर बुक भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं दूसरे बुक्स क्या पढ़ूंगा बोल के। लेकिन हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है कि बुक्स पढ़ना मतलब ये नहीं कि जो भी बुक मिले वो मतलब अगर एक बुक आप नहीं पढ़ पा रहे तो दूसरा आप नहीं पढ़ पाओगे बोल के। जैसे मैं फिक्शन पढ़ता हूँ, जैसे मैं यंग एडल्ट टाइप का पढ़ता हूँ, तो अगर कोई मेरे सामने नॉन फिक्शन का मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने आज तक साइकोलॉजी को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, एटॉमिक हैबिट नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें जैसे टू स्टेट, बहुत सारी चीज़ें, रिवॉल्यूशन 2020 बोल के, ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो मैंने पढ़े हैं। क्योंकि मेरा जो जनरा मतलब जो मुझे पसंद आता है मैं उसी जनरा में पढ़ता हूँ। मुझे फिक्शन अगर पसंद आया तो मैं फिक्शन ही पढ़ूंगा, नॉन फिक्शन पसंद आया तो नॉन फिक्शन ही पढ़ूंगा। ये नहीं कि अगर मुझे बुक पढ़ना है तो मैं कहीं से भी एक बुक उठा के लाया, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा तो फेंक दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है बोल के, ऐसा नहीं होता। आपने पहले भी कहा कि आपने एक फेथफुल एक डेस्टिनी, हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का जो है एक
रिलीजियस बैकग्राउंड से आता है और लड़की है वो मॉडर्न है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंस आपने दिखाया, ये क्यों दिखाया? इसमें मैं ये शो करना चाहता हूँ कि अभी के इस ज़माने में जो अपना हमारा माइंडसेट है वो ऐसा ही है कि अगर हम ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएंगे तो रिलीजन से दूर हो जाएंगे, ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे तो मॉडर्नाइजेशन से दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने वहाँ पे बाद में वो उन सब का जब वो बीच में सेटलमेंट करके वैसा किया है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगे तो अपने कल्चर को पीछे छोड़ सकते हैं, और अगर कल्चरल हो जाएंगे तो मॉडर्नाइजेशन से दूर। हमें ऐसा ही होना चाहिए कि देखो अगर हम आज अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो जाना होगा। हाँ। अगर हम आज पूरे कल्चर को अपहोल्ड करके रखेंगे, यानी कि शुद्ध कल्चर वाले बन जाएंगे, तो मॉडर्नाइजेशन से पूरा दूर हो जाएगा। और हम जब हमें मजबूरन मॉडर्नाइज होना पड़ेगा तो हमें हमारे ऊपर मॉडर्नाइजेशन का इतना प्रेशर आ जाएगा कि हम कल्चर को पूरा भूल ही जाएंगे, हम पूरा फोकस मॉडर्नाइजेशन होने पे करेंगे। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि उसमें मैंने इसमें भी शो करके रखा है कि एक तरफ से मॉडर्नाइजेशन को, एक तरफ से कल्चर को, दोनों का साथ लेके अगर हम चले, यही डेवलपमेंट टाइप का है। यही मैंने मतलब बुक में दिखाने की भी कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा अपना जर्नी बताया राइटिंग का, कैसे स्टार्ट हुआ और अभी क्या कर रहे हैं, और आपने अपने जो थॉट्स है इसको भी हमारे ऑडियंस को बताया। आज के इस प्रोग्राम को हम इसी पर अख्तिताम करते हैं। अगले एपिसोड में किसको बुलाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।